अच्छा, अब हम नर्वस कोऑर्डिनेशन को डिस्कस करें। नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर सबसे पहले जो हमारे पास मेन चीज़ है वो है नर्वस सिस्टम हमारा कंप्लीट। तो नर्वस सिस्टम को देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास नर्वस सिस्टम के बारे में लिखा है कि ये डेवलप्ड होता है एक्टोडर्म लेयर से, ठीक है। अब यहाँ पर दो टाइप्स के सेल होते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर। एक हमारे पास होता है एक्साइटेबल सेल और एक होते हैं नॉन एक्साइटेबल। दोनों की तादाद सेम होती है 50। अब लेकिन जिस चीज़ में फ़र्क होता है वो होता है इनका साइज़। एक्साइटेबल लार्ज साइज़ के होते हैं और स्मॉलर साइज़ के होते हैं हमारे पास नॉन एक्साइटेबल। अच्छा, एक्साइटेबल में हमारे पास न्यूरॉन आ जाता है और वो जब मैच्योर होते हैं तो वो डिवाइड नहीं होते। लेकिन नॉन एक्साइटेबल में न्यूरल और इसके अलावा हमारे पास जो है वो फैगोसाइटिक फंक्शंस आ जाते हैं और ये न्यूरॉन जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि सेपरेशन ऑफ न्यूरॉन्स इसमें पॉसिबल है। अच्छा, जो हमारे पास न्यूरोग्लियल सेल्स हैं उसमें हमारे पास एस्ट्रोसाइट्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एपेंडाइमल और माइक्रोग्लियल सेल्स जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास सारा प्रोटेक्ट और सपोर्ट वगैरह का काम करते हैं। अच्छा, कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम की बात करें तो 3 बेसिक टाइप ऑफ कंपोनेंट्स हैं, रिसेप्टर्स, न्यूरॉन्स और अफेक्टर्स। रिसेप्टर वो होते हैं जहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन मौजूद है, यानी जहाँ पर कोई भी स्टिमुलेशन जो है वो फील होगी तो वहाँ पे हम कहेंगे कि वो हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं। और न्यूरॉन्स हमारे पास वो केमिकल सिग्नल्स होते हैं जो कि ट्रैवल कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। जो हमारे पास इम्पल्स होती है एक्चुअली वो हम न्यूरॉन्स उसको हम कह रहे होते हैं। फिर हमारे पास जो अफेक्टर्स होते हैं, अफेक्टर्स हमारे पास होते हैं हमारे मसल्स या हमारे ग्लैंड्स जिधर जो एक्शन करते हैं उस स्टिमुलस के ख़िलाफ़, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं न्यूरॉन पर। तो न्यूरॉन में हमारे पास लिखा है कि एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, लार्जेस्ट सेल्स होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट बनाते हैं नर्वस सिस्टम का। अच्छा, अब इसमें जो हमारे पास डेंड्राइट्स होते हैं उनको हम एफरेंट एक्सटेंशंस कहते हैं। डेंड्राइट एक्सटेंशंस निकली हुई होती हैं इस तरह की, उसको हम एक्सटेंशन का नाम दे रहे होते हैं। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो न्यूरोलिमा जो है इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है किसी भी न्यूरॉन की, तो उसकी अपर कवरिंग होती है। और जो उसका साइटोप्लाज्म होता है उसको हम न्यूरोप्लाज्म कहते हैं, यानी कि न्यूरोलिमा के अंदर जो साइटोप्लाज्म मौजूद होता है उसको न्यूरोप्लाज्म कह रहे होते हैं। अब उस न्यूरोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, नीसस ग्रैनुल्स भी होते हैं और उसको हम सोमा कहते हैं, ठीक है, या सेल बॉडी भी कह रहे होते हैं। अच्छा, जो एक्सॉन होता है वो तकरीबन कुछ डायमीटर का होता है, 1 मीटर समथिंग का। और जो रोड ऑफ रेनियर होता है ये कंडक्टिंग पार्ट होता है। अभी अगर यहाँ पर पिक्चर आए तो मैं आपको वो क्लियर भी कर दूँ। हमारे पास जो शिवर सेल्स होते हैं वो माइलिनेटेड शीट के बने होते हैं और वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फॉर्म करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास 3 तरह के न्यूरॉन्स मौजूद हैं। एक न्यूरॉन है सेंसरी न्यूरॉन, फिर है मोटर न्यूरॉन और इसके अलावा हमारे पास इंटर न्यूरॉन होता है। सेंसरी न्यूरॉन्स की बात करें तो इसको हम एफेरेंट न्यूरॉन कहते हैं, जबकि हम मोटर न्यूरॉन को इफेरेंट न्यूरॉन कहते हैं। ये हमारे पास सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर मौजूद होता है, जैसे कि आई, स्किन, नोज़, ईयर्स, टंग्स के अंदर। ये फैसिलिटेट करता है मूवमेंट को, इम्पल्स को, कि वो रिसेप्टर्स तक जा सके और फिर रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जा सके। मोटर न्यूरॉन की बात करें तो इसको हम इफेरेंट न्यूरॉन कहते हैं। ये फैसिलिटेट करता है ट्रांसमिशन को मोटर इम्पल्स की, कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अफेक्टर तक जा सके। इंटर न्यूरॉन की बात करें तो ये एसोसिएटिव न्यूरॉन्स होते हैं। ये एक मीडिएटर की तरह एक्ट करते हैं बिटवीन द सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दरमियान एक बीच की चीज़, एक मीडिएटर की तरह जो है वो इंटर न्यूरॉन काम कर रहे होते हैं। अब अगर हम रिफ्लेक्स एक्शन की बात करते हैं बच्चों, तो रिफ्लेक्स एक्शन में एक सेकेंड मुझे इसको सेट करने दीजिए। अगर हम रिफ्लेक्स एक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास अच्छा, रिफ्लेक्स ये क्यों नहीं चेंज हो रहा, ओह सॉरी, एक मिनट। अच्छा, रिफ्लेक्स एक्शन की अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्स एक्शन में जो है वो हमारे पास एग्जाम्पल में आ जाता है ह्यूमन रिफ्लेक्सेस, जैसे कि ह्यूमन का नी जर्क रिफ्लेक्स करना, आई एम सॉरी। अच्छा, ऐसे जैसे आइज़ का ब्लिंक करना, वो सब रिफ्लेक्स एक्शन में आ जाता है और इसको हम पाथवे को फॉलो करते हैं जिसको हम रिफ्लेक्स आ कह रहे होते हैं।
नर्वस इम्पल्स की बात करें तो ये एक हमारे पास इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं आइंस की फ़्लो पर, यानी कि उस न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन पर कौन से आइंस किधर मौजूद हैं। तो इसको जब हम करेंगे शो तो वो हमारे पास एक नर्व इम्पल्स कहलाता है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर नर्व इम्पल्स, हमारे पास ऑस्किलोस्कोप यूज़ होता है ताकि नर्व इम्पल्स को हम लोग मेजर कर सकें। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस डेवलप बाय न्यूरॉन्स, अनडायरेक्शनल, इरिवर्सिबल। अच्छा, कुछ हमारे पास चेंजेस भी आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस उस नर्व इम्पल्स के ऊपर, जिसको हम आगे पढ़ेंगे डीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन के तौर पर। तो इन इलेक्ट्रिकल चेंजेस को, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस को हम कहते हैं कि ये अनडायरेक्शनल भी हो सकते हैं और इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। अब हमारे पास एक हालत होती है मेम्ब्रेन की जिसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी कि RMP कहते हैं। इसके अंदर होता क्या है कि इसकी जो हमारे पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं इसके अंदर आयंस की, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स आर कॉल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब केमिकल डिफरेंस जो है दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान का, कि एक हमारे पास नेगेटिव है और एक हमारे पास पॉजिटिव मौजूद है, तो इसका जो हमारे पास ये एक डिफरेंस है इसको हम यहाँ पर मेम्ब्रेन पोटेंशियल का नाम देते हैं। अच्छा, ये हमारे पास मिली वाट्स में मेजर की जाती है और इसकी वैल्यू होती है -70 मिली वाट्स। नेगेटिव साइन यहाँ पे इस चीज़ को रिलेट कर रहा है कि एक्सेसिव नेगेटिव आइन यहाँ मौजूद हैं। इफ़ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम मोर नेगेटिव देन द रेस्टिंग पोटेंशियल एंड मेम्ब्रेन बिकम्स, अगर -70 से ज़्यादा नेगेटिव में चली जाती है वैल्यू, तो जो वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी कि हमारे पास RMP मौजूद थी, वो RMP हमारे पास चेंज हो जाएगी हाइपर पोलराइजेशन में या फिर डीपोलराइजेशन में। तो हम दोनों को अभी डीपली पढ़ते हैं। सबसे पहले हम हाइपर पोलराइजेशन को पढ़ते हैं। इफ द मेम्ब्रेन बिकम लेस नेगेटिव देन द रेस्टिंग पोटेंशियल देन डीपोलराइजेस, अगर हमारे पास मेम्ब्रेन कम नेगेटिव हो जाएगी उस रेस्टिंग पोटेंशियल यानी कि -70 से, तो उसको हम हाइपरपोलराइजेशन कहेंगे। और यहीं पे हमारे पास लिखा है डीपोलराइजेशन के बारे में भी अच्छा, यहाँ पर हमारे पास कुछ और चीज़ें भी लिखी हैं यहाँ पे नर्व इम्पल्स के बारे में। नर्व इम्पल्स रिसीव होती है हमें न्यूरॉन्स के ज़रिए। इफ़ स्टिमुलस इज़ कैपेबल ऑफ पोटेंशियल प्रोड्यूसिंग एक्शन पोटेंशियल इन न्यूरॉन्स कॉल्ड थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, वो स्टिमुलस जो किसी न्यूरॉन के अंदर एक एक्शन पोटेंशियल को पैदा करे उसको हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। इफ़ द स्टिमुलस इज़ नॉट कैपेबल, या वो नहीं उसको रिस्पॉन्स कर पा रहा, नहीं एक्शन पोटेंशियल शो कर पा रहा, तो उसको हम सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का नाम देते हैं। और डीपोलराइजेशन में पोटेंशियल जो है वो लेस नेगेटिव हो जाता है। सही, अब यहाँ पर हमारे पास रेस्टिंग एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। ये टेम्पोररी लोकलाइज होती है रिवर्सिबल ऑफ पोलैरिटी के, ट्रिगर्ड विद एनी स्टिमुलस इज़। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास हाइपरपोलराइजेशन का भी जिक्र है। हाइपरपोलराइजेशन तब होती है जब हमारे पास मेम्ब्रेन पोटेंशियल ज़्यादा नेगेटिव हो जाए, यानी -70 से ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे अल्लाह कैसा निशान है, हमें इसको ठीक से बनाना चाहिए। अच्छा, मैं बहुत गंदी राइटिंग में लिख रही होती हूँ, मुझे काफ़ी बच्चों ने कहा है कि अम्मी साहब थोड़ा साफ लिख दिया करें। असल में मैं ये फ़ोन पे वीडियो बनाती हूँ, तो फ़ोन पे रिकॉर्ड करने की वजह से मेरे पास इतनी स्पेस ही नहीं होती कि मैं इसको साफ लिख सकूँ। तो जितना मुझसे हो रहा होता है मैं कर रही होती हूँ, ठीक है। अच्छा, -70 से ऊपर चला जाता है हाइपरपोलराइजेशन में। अगर हम साइनेप्स की बात करते हैं तो साइनेप्स हमारे पास वो जंक्शंस होते हैं। अच्छा, एक सेकेंड। अच्छा, साइनेप्स हमारे पास वो जंक्शंस होते हैं जो कंट्रोल करते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन द न्यूरॉन और एक और सेल, दोनों सेल के दरमियान में कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। अब वो दो सेल्स हमारे पास कौन से होते हैं वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि हमारे पास प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। द मूवमेंट ऑफ द इम्पल्स अक्रॉस द साइनेप्स इज कॉल्ड साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। इम्पल्स की मूवमेंट उस साइनेप्स के दरमियान से, उसको हम साइनेप्टिक ट्रांसमिशन कहते हैं। अब पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन और प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन क्या है उसको पढ़ते हैं। हमारे पास जो पहले प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है ये कंडक्ट करता है इम्पल्स को एक्सॉन यानी कि एफरेंट एक्सटेंशन के ज़रिए।
और जो गैप होता है बिटवीन द स्पेस ऑफ टू न्यूरॉन्स उसको हम साइनेप्टिक क्लिफ्ट का नाम देते हैं। पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की बात करें तो ये रिसीव करता है न्यूरॉन को, और जो डेंड्राइट्स होते हैं जिनको हम एफेरेंट एंडिंग कहते हैं, बच्चों याद रखिएगा, एक्सॉन को हम इफेरेंट एंडिंग कहते हैं और डेंड्राइट्स को हम एफेरेंट एंडिंग कहते हैं। फिर हमारे पास इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो है वो इन्वॉल्व करती है डायरेक्शन फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन फॉर्म बाय द गैप जंक्शन बिटवीन प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको डिटेल में समझाना चाह रही हूँ कि प्रो साइनेप्टिक और प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन असल में होता क्या है। तो ये हमारे पास थोड़ी जगह खाली है, यहाँ मैं आपको ड्रॉ करके इस चीज़ को समझाऊंगी। हमारे पास इस तरीके से एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक और मेम्ब्रेन यहाँ पे हमारे पास मौजूद होती है, वो भी इसी तरीके से होती है, इसको हम पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कह रहे हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पे होता क्या है, कुछ हमारे पास इधर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो इस मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं और उनको इधर आना है। अब क्या होगा कि ये जो हमारे पास मेम्ब्रेन का ये वाला हिस्सा है, ये हल्के हल्के जो है वो थोड़ा सा, एक सेकेंड, अच्छा ये क्या होगा कि ये हल्के हल्के थोड़ा सा कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो हमारे पास ग्रीन कलर के जो मैंने आपको शो करवाए थे, ये हमारे पास इसके आगे इधर तक आ जाएंगे। वेट सेकेंड, यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएंगे इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर, और फिर ये यहाँ से निकलेंगे और किधर आएंगे, इस तरफ अंदर की तरफ जो है वो इसके ऊपर आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जो हमारे पास दूसरी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, यहाँ पर हमारे पास जो है वो कुछ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं इसके ऊपर। ये कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा? ओके भाई, रेड कलर ला दो। ओके, तो यहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं जो कि उस न्यूरोट्रांसमीटर को अपने पास लाते हैं, मतलब अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है कि एक उस साइड से हमारे पास ट्रांसफ़र हो जाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर सारे के सारे दूसरी तरफ, और फिर वो इधर जो है वो इधर आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ प्रोसेस होते हैं हमारे पास प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का। और जो हमारे पास बीच की जगह है, जो सारी मैंने आपको जगह, ये वाली जो जगह है हमारे पास सारी बीच की, कहाँ गया, इस जगह को हम क्या कह रहे होते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। यहाँ पे पूरा आएगा नहीं, यहाँ पे ना पूरा आएगा नहीं, लेकिन मैं फिर भी लिख रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। साइनेप्टिक क्लिफ्ट का नाम देते हैं, ठीक है। और ये जो है हमारे पास, इसको हम पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगी। अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर, अच्छा हमारे पास एक और चीज़ भी यहाँ पे रहती है, पहले थोड़ी सी अभी हम न्यूरोट्रांसमीटर्स का भी जिक्र करेंगे, जिसका मैंने आपको बताया जो ग्रीन कलर से शो किए। केमिकल साइनेप्टिक की बात करें तो वो जंक्शन जो बिटवीन द न्यूरॉन्स होता है, जो ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट केमिकल मैसेंजर पे, उसको हम कह रहे होते हैं। यानी कि एक यहाँ पे हमारे पास है न्यूरोट्रांसमीटर और एक ट्रांसमीटर हमारे पास यहाँ मौजूद है। तो ये इनके दरमियान का जो ये गैप मौजूद है ना, इस गैप को हम कह रहे होते हैं न्यूरो साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास साइनेप्टिक, यहाँ पे केमिकल साइनेप्स भी कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर में दो तरह के ट्रांसमीटर्स होते हैं। एक तो हमारे पास होते हैं एक्साइटरी और एक होते हैं इनहिबिटरी। अब जो एक्साइटरी होते हैं वो हमारे पास एसिटाइलकोलिन होता है, एसिटाइलकोलिन, एक सेकेंड, साइटोकिनिन। अच्छा, एक बायोलॉजिकल अमाइंस होते हैं जिसमें हमारे पास एफिनेफ्रिन और नॉन एफिनेफ्रिन आ जाते हैं। या हमारे पास दोनों के दोनों जो हैं वो एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ से इसको हम रिमूव कर देते हैं ऐसे, अब ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास, अगर हम इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल्स में हमारे पास आ जाता है गाबा और एंडोर्फिन्स और ग्लाइसिन। ये हमारे पास जो है वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स की एग्जाम्पल्स हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे पास ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाता है। सबसे पहले हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे, काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी डिस्कस करेंगे।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। दो चीज़ें मौजूद होती हैं इसके अंदर। एक हमारे पास मौजूद होती है, एक सेकेंड, अच्छा बच्चों, एक इसके अंदर हमारे पास मौजूद होता है ब्रेन, और एक हमारे पास अगर स्पाइनल कॉर्ड मिल जाए तो ये हमारे पास क्या बनाते हैं, ये हमारे पास बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, एक सेकेंड, अच्छा वेट, अल्लाह पता नहीं क्या क्या हो रहा है आज मेरे साथ। अरे भाई पूरे को लेना है, इसको मैं थोड़ा साइड पे करना चाह रही हूँ ताकि ये बच्चों को डिस्टर्ब ना करे। ओके, अच्छा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास मौजूद होते हैं। अच्छा, ये हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ क्रेनियम और स्कल्स का काम करते हैं। इसमें हमारे पास मेनिंजेस होती हैं जो कि 3 लेयर्स हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके STB के अंदर भी लिखा हुआ है, यानी ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, सब बिल्कुल लास्ट मिनट रिवीजन है, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी बुकलेट है, और इसके अंदर सारे प्रोविंसेस का मिक्स लिखा है, तो यानी कि बहुत अच्छी डिवीज़न है। अच्छा, ड्यूरा मैटर होता है हमारे पास, एल्कनॉइड मैटर होता है, और हमारे पास पिया मैटर होता है। सबसे ऊपर की जो लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, जैसे हमारे पास अगर ये ब्रेन का सेल है तो इसमें जो हमारे पास, अच्छा, इसमें जो हमारे पास आउटर लेयर होती है ना सबसे ज़्यादा, वो हमारे पास यहाँ पर होती है ड्यूरा मैटर, आर्किनॉइड मैटर, और फिर हमारे पास होती है पिया मैटर, यानी कि सबसे आखिर वाली हमारे पास होती है ये पिया मैटर। अब इसमें हमारे पास अगर बात करें, यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो प्रेजेंट होता है आर्किनॉइड। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास CSF प्रेजेंट होता है। बच्चों, CSF क्या होता है? वेट, अरे भाई बहुत प्रॉब्लम होता है मुझे इस तरह, अब इंसान सुकून से पढ़ा रहा है लेकिन फिर बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ओके, हम कहाँ थे? अच्छा, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है अचानक से, जो भी मैंने बनाया था वो सब ख़त्म हो गया बच्चों। हाय, अच्छा, हम लोग हैं CSF पर। अच्छा बच्चों, CSF क्या होता है? CSF हमारे पास होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे पास मौजूद होता है आर्किनॉइड मैटर और पिया मैटर के दरमियान में। ये हमारे पास प्रिवेंट करता है बम्स को। जॉर्ज कॉर्स में 85% वाटर होता है। ये एक्टोडर्म से डेवलप होता है। अप्रॉक्सीमेटली इसका वेट होता है 1.4 kg। फोर ब्रेन की बात करें तो लार्जेस्ट और मोस्ट ऑब्वियस पार्ट होता है, 2 चीज़ों में डिवाइड हुआ होता है फोर ब्रेन। अब इसमें हमारे पास 2 चीज़ें जो यहाँ पर हमें क्लियरली दिखाई गई हैं वो हम उसको पढ़ेंगे। एक टेलेंसेफ्लॉन है और एक डायसेफ्लॉन है। अगर हम टेलेंसेफ्लॉन की बात करें तो वो डिफ्रेंशिएट होता है तो 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर या सेरेब्रम्स के अंदर, और ये कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से विया लार्ज बैंड ऑफ एक्सॉन्स। ठीक है, अब ये एक्सॉन्स के ज़रिए टेलेंसेफ्लॉन एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है। 2 तरह के हेमिस्फीयर हैं इसके अंदर। कॉर्पस कोलोजम जो है वो एक हेमिस्फीयर कंसिस्ट होता है आउटर ग्रे मैटर और इनर वाइट मैटर। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसमें तकरीबन 10 से 15 बिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं। अब ये हमारे पास बहुत सारी चीज़ों में हमें हेल्प करता है। हेयर करने में, कोई चीज़ हमने सुननी है उसमें, इंटेलिजेंस में, रीजनिंग में, मेमोरी में, थिंकिंग में, लर्निंग में, ड्रीम्स में, या वॉलंटरी मूवमेंट्स में। वॉलंटरी मूवमेंट जो हम खुद करते हैं उनको हम नाम देते हैं वॉलंटरी मूवमेंट का। अच्छा, फिर अब हम लोग बात करते हैं टेलेंसेफ्लॉन की। तो ये हमारे पास 2 पार्ट्स में और डिवाइड होता है, जिसमें हमारे पास थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम आ जाता है। थैलेमस जो है वो हमारे पास क्लियरिंग हाउस का नाम से जाना जाता है, कनेक्टर या रिसेप्टर फॉर प्लेजर एंड पेन। अगर हम लिम्बिक सिस्टम की बात करें तो ये मज़ीद 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, जिसमें हमारे पास आ जाता है हाइपोथैलेमस, अमागडाला और जो है वो हिप्पोकैम्पस। ठीक है, फिर हम मिड ब्रेन पे आएंगे, फिर हिंड ब्रेन पे आएंगे, और हिंड ब्रेन की भी काफ़ी हमारे पास टाइप्स हैं, तो फिर हम उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम हाइपोथैलेमस को डिस्कस कर लेते हैं। ये वेंट्रल टू थैलेमस है। अच्छा, वेंट्रल पोजीशन पे मौजूद होता है, होमोस्टेसिस का काम करता है, बॉडी टेम्परेचर को संभालना, ब्लड प्रेशर को, हंगर को, थ्रस्ट को, एग्रीशन को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, स्लीपिंग वाटर, वेक साइकिल, बायोरिथम्स को, पिट्यूटरी ग्लैंड को। और ये हमारे पास 2 एलिमेंट शेप के पेयर स्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास फंक्शन क्या करता है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सेंटर है। कॉन्शियस एक्टिविटीज़ को जैसे साइट, स्मेल, टेस्ट, इनको लेकर चलते हैं, स्पीच। हिप्पोकैम्पस हमारे पास 2 हॉर्न कर्व्स हैं जो कंट्रोल करते हैं टर्म और मेमोरी को। अब मिड ब्रेन में हमारे पास स्मॉल पार्ट भी आ जाता है मिड ब्रेन का, और इसके अंदर ये मतलब छोटा सा पार्ट होता है मिड ब्रेन खुद भी, और ये कंट्रोल करता है रिले सेंटर को और कंट्रोल करता है रिफ्लेक्सेस को। अच्छा, ये जो हमारे पास होता है ना मिड ब्रेन, ये इतना ज़्यादा डेवलप्ड पार्ट नहीं होता,
अब जो हिंड ब्रेन है ना, ये हमारे पास इवोल्यूशन का फर्स्ट अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन ये डेवलप हुआ वो है, और इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। अब यहाँ पे जब हम पॉन्स की बात करते हैं तो ये लोकेट होता है अबव द मेडुला, मेडुला के अबव पॉन लोकेटेड होते हैं। ये कंट्रोल करते हैं रेड एंड पैटर्न मूवमेंट को, यानी जिस तरह की आपकी मूवमेंट है उसको कंट्रोल करेंगे। मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन में, ब्रीथिंग में और स्लीपिंग में हेल्प कर रहे होते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं मेडुला ऑब्लिगेंटा की, तो यहाँ पर हमारे पास मेडुला ऑब्लिगेंटा जो है वो रिफ्लेक्स सेंटर तो काम कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास वो ब्रीथिंग, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, कफिंग, हिकअप, स्नीजिंग, वॉमिटिंग और डाइजेशन का काम जो है वो करते हैं। सही है। अच्छा, अब आगे हम लोग बात करते हैं सेरेब्रम की, स्पाइनल कॉर्ड है, और उसके बाद हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जिसको हम डीपली डिस्कस करेंगे। अच्छा बच्चों, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।